जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो नागरिकता है भारत की, उसको कौन ग्रहण कर सकता है और कौन उसको ग्रहण नहीं कर सकता। कौन संविधान के लागू होते समय भारत का नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं माना जाएगा, या जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे थे संविधान लागू होते समय, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। इन सब के बारे में चर्चा हमने इससे पहले की जो 2 वीडियो बनाई थी उसमें कर ली थी। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था आपसे, हमने बताया था कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आए हैं समय समय पर, नागरिकता में संशोधन किया गया है, वो संशोधन कौन कौन से हो और क्या क्या उनमें संशोधन हुआ है। तो यानी कि कुल मिलाकर 1955 से लेकर सन 2019 तक लगभग 8 क्या हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। 8 अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं संविधान में नागरिकता के। तो हम जानेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है। इससे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि जब हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 5 से लगाकर आर्टिकल 11 तक, तो उसमें प्रावधान किया गया था उन व्यक्तियों के लिए जो संविधान के लागू होते समय भारत से बाहर थे, या पाकिस्तान जा रहे थे फिर पाकिस्तान से लौट कर वापस आ रहे थे, या विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी नागरिकता खत्म हो जाती थी। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे जो संविधान लागू होने के बाद भारत में आए होंगे, उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी। या वर्तमान में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, जो दूसरे देश के हैं लेकिन भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। या नागरिकता से वंचित कैसे किया जाएगा इंसान को, उसकी नागरिकता कैसे छीन ली जाएगी। ये प्रावधान तो हमने नहीं पढ़ा था, तो उसके लिए फिर संशोधन हुए हैं समय समय पर। और जो प्रथम संशोधन हुआ है नागरिकता में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। और इसी में प्रावधान किया गया कि कितने आधार पर भारत के व्यक्ति को या किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, या कितने आधारों पर इसको नागरिकता से वंचित किया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से में आधार होंगे जिससे भारत का नागरिक व्यक्ति बन सकता है। एक साइड में हम इसमें लिखेंगे कि जो भारत की नागरिकता है वो कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, और भारत की नागरिकता कितने तरीके से वंचित हो सकता है भारत की नागरिकता से कोई भी व्यक्ति। तो यदि हम ग्रहण करने की बात कर सकते हैं कि यानी कि जो नागरिकता है वो कितने आधार पर ग्रहण की जा सकती है, तो ग्रहण की यदि हम बात करेंगे तो 5 आधारों पर ग्रहण की जा सकती है या अर्जित की जा सकती है नागरिकता भारत की। और ये 5 आधार कौन कौन से होंगे जिनसे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। नंबर 1 आधार होगा जन्म से। इससे भाई जन्म से। दूसरा आधार क्या होगा, वंश कर्म से। जन्म से, वंश कर्म से। तीसरा आधार होगा इसका पंजीकरण से। पंजीकरण से। और चौथा आधार होगा इसका देशीयकरण से। देशीयकरण से। और पांचवा जो आधार होगा वो होगा भारत द्वारा भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र। भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा मैं आप लोगों से डिटेल में क्या है। पहले जान लेंगे कि 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो 5 प्रकार है जन्म से, वंशक्रम से भारत की नागरिकता ले सकता है, पंजीकरण से ले सकता है, देशीयकरण से ले सकता है, और भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र से व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। वही बात करते हैं वंचित करने की, कि वंचित कितने आधार पर किया जा सकता है व्यक्ति को वंचित। तो वंचित हम बोलेंगे 3 आधारों पर वंचित किया जा सकता है। और 3 आधार कौन कौन से होंगे वंचित करने के। नंबर 1 होगा इसमें स्वतः त्याग। स्वतः त्याग करना। दूसरा होगा इसमें पर्यावसान। पर्यावसान। और भाई तीसरा कौन सा होगा इसमें, वंचित किया जाना।
क्या बोलेंगे, वंचित, वंचित किया जाना। ठीक है, क्या जाना हमें, कि ग्रहण तो हम 5 प्रकार से कर सकते हैं, अर्जित तो 5 प्रकार से कर सकते हैं भारत की नागरिकता, लेकिन वंचित 3 आधार पर हो सकती है, शब्द त्याग, पर्यावसान और वंचित किया जाना। ठीक है ना भाई, समझ गए होंगे। अब आइए इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। यदि मैं बात करूं नंबर 1 की, कि जन्म के आधार पर कैसे होंगे, जन्म वाली, ठीक है, पहले ही बात करते हैं हम जन्म के आधार पर कैसे भारत का व्यक्ति नागरिक बन सकता है, कैसे भारत की नागरिकता ले सकता है। तो मैं जन्म के आधार पर देखूं तो जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी सन 1950 को या इसके बाद भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में हुआ हो, भारत के किसी भी किसी भी राज्य क्षेत्र में हुआ हो, ठीक है भाई, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में हुआ हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, क्या बात कही गई जन्म से, कि किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या इससे बाद कभी भी भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके माता पिता में से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, माता या पिता कोई एक कोई एक भारत का नागरिक नागरिक हो। ठीक है भाई, क्या बात कही गई। ऐसा भी तो होगा ना कई बार कि कुछ व्यक्ति विदेश से घूमने के लिए भारत में आ रहे हैं और उनके बच्चे का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हो जाता है, तो क्या उसको भारत का नागरिक माना जाए, नहीं। ठीक है, कंडीशन क्या रख दी, कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उसको ही भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये कैसे थी, जन्म के आधार पर थी। ठीक है भाई, कैसे थी, या जन्म के आधार पर। ठीक, नंबर 2 में बात करता हूं, नंबर 2, और नंबर 2 पर लिख रखा है हमने वंशक्रम। वंशक्रम, वंशक्रम के आधार पर जानेंगे कैसे होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता, लेकिन जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके माता पिता भारत के रहने वाले हो या भारतीय मूल के हो, भारतीय मूल के हो। ठीक है भाई, क्या बात कही, कि जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 में या उसके बाद भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक हो, उसको वंशक्रम के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक कोई व्यक्ति है और जो भारत का रहने वाला व्यक्ति है, और जो माता पिता है, मतलब बच्चे के जिसका जन्म हुआ है बाहर विदेश में, उसके माता पिता बाहर विदेश में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी जॉब है वहां पर। लेकिन जब उनका बच्चा होता है तो उनका मानना यह है कि हम आने वाले समय में विदेश में नहीं रहेंगे, हमें तो दोबारा से भारत में जाना है, हम तो अपने बच्चों को भारत की नागरिकता दिलाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया, क्या उनको भारत आना होगा नागरिकता लेने के लिए, नहीं। उनके लिए संविधान में प्रावधान किया गया, और ये प्रावधान कब किया गया, 1955 के अधिनियम में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके माता पिता तो भारत के रहने वाले हैं लेकिन उसका जन्म विदेश में हुआ है,
तो उसको भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो उसको भारत की नागरिकता वंशक्रम के आधार पर दी जाएगी। प्रोसेस क्या है इसके लिए कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है विदेश में, किसी भी देश में भारत से बाहर जन्म होता है, तो उसके जो माता पिता हैं उनको 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में जाकर रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उस बच्चे की भारतीय नागरिकता लेनी होगी। वहां जाकर कह देंगे मैं कि हम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और हमारे बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, इस देश में हुआ है, यानी कि जहां पर रह रहे हैं, और हमको उसको विदेश की नागरिकता दिलानी है। तो क्या करते हैं, वहां पर जो दूतावास होता है भारतीय दूतावास में वंशक्रम के आधार पर उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे देते हैं। ठीक है, तो उसका भी प्रावधान हो गए जो भारत से बाहर जन्मेगा व्यक्ति। ठीक है ना भाई, ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब तीसरी बात करते हैं हम, और तीसरे पर क्या लिख रखा है हमने, पंजीकरण से। किससे भाई? पंजीकरण से। पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? ठीक है, तो उसमें प्रावधान क्या है, किस किस को नागरिकता मिल सकती है पंजीकरण से? नंबर 1 यदि मैं बात करूं तो भारतीयों के वैवाहिक संबंध, भारतीयों के वैवाहिक वैवाहिक संबंध। ठीक है, भारतीयों के वैवाहिक संबंध के आधार पर नागरिकता मिल सकती है पंजीकरण के आधार पर। कैसे? एग्जाम्पल समझेंगे। कोई व्यक्ति है भारत का रहने वाला और उसने विदेश में जाकर किसी विदेशी लड़की से शादी कर ली और वो भारत में रहने के लिए आ जाता है फिर दोबारा से, और उस लड़की को उसे भारत का नागरिक बनाना है। तो कैसे बनाएगा वो पंजीकरण के आधार पर उस लड़की को भारत का नागरिक बना सकता है। पंजीकरण से उसको नागरिकता वो दिला सकता है आसानी से। ठीक है भाई। दूसरी बात, भारतीयों के अल्पवयस्क बच्चे, भारतीयों के अल्पवयस्क बच्चे, अल्पवयस्क बच्चे, ये क्या है जी? ये बात ये है कि जब बाहर दूसरे देश में भारतीयों के बच्चे होते हैं और उनको भारत की नागरिकता दिलानी है, तो पहला इसमें ऑप्शन तो क्या है, वंशक्रम से बच्चे को नागरिकता दिला सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें प्रोसेस ये है कि 1 साल के अंदर यह प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति भूल जाता है कि बच्चे को भारत की नागरिकता दिलानी है, या जब उनके बच्चे का जन्म हुआ उसके 4-5 साल बाद उनका मन करता है कि अब विदेश में नहीं रहना, मैं तो अपने दूसरे देश, अपने देश भारत में ही जाना है। अब बच्चा तो बड़ा हो गया 5-6 साल का, लेकिन यहाँ पर तो 1 साल के अंदर नागरिकता मिल रही थी। तो दूसरा ऑप्शन खुल जाता है उसके लिए पंजीकरण के आधार पर। तो जब बच्चा 5-7 साल का हो जाता है और बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाते हैं उसके माता पिता जो दंपति होते हैं, तो वो पंजीकरण के आधार पर इसको नागरिकता दिला सकते हैं भारत की। ठीक है ना भाई। तो भारतीयों के वैवाहिक संबंध और भारतीयों के अल्पवयस्क बच्चे। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या रखती इसके लिए, शर्तें? तो शर्त में क्या जानेंगे हम, इसकी शर्त में कह दिया कि पहले जो वो व्यक्ति हैं ये, इनको 5-7 साल तक भारत में रहना होगा। 5-7 साल तक भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा। उसके बाद, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाकर, इसके पास जाकर, रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। ठीक है जी। क्या कहा है इसमें कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा है, या तो भारतीयों के वैवाहिक संबंध के आधार पर भारत की नागरिकता लेना चाहता है, या भारतीयों के अल्पवयस्क बच्चे हैं वे भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा, 5 साल तक भारत में निवास करना होगा। उसके बाद
रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये थी किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। ठीक है भाई, 3। अब बात करते हैं नंबर 4, देशीयकरण के आधार पर। 4 की हम बात करते हैं देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण, ठीक है भाई। इसमें क्या कहा गया है? जो देशीयकरण है, इसमें कहा गया है कि इस व्यक्ति, मतलब कौन व्यक्ति हो सकते हैं जिनको देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। तो कौन कौन होंगे वो देखेंगे। नंबर 1, विदेशी नागरिक। कौन होगा जी? विदेशी नागरिक। तो विदेशी नागरिक कोई भी विदेश का नागरिक है और वो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसको देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यानी कि किसी अन्य देश के व्यक्ति, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश का व्यक्ति है वो और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, यानी घूमने के लिए आया वो व्यक्ति, उसको लगा कि भारत का पर्यावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है, उसको लगा कि मैं तो भारत में निवास करूंगा, मुझे भारत की नागरिकता दे दो जी। तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया कि देशीयकरण के आधार पर तुमको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है भाई। नंबर 2, किस विदेशी नागरिक को मिल सकती है एक तो, और इसके लिए कंडीशन भी क्या रखती है विदेशी नागरिक के, कि जो ये नागरिक है इसको, इसने अपने देश की नागरिकता का, अपने देश की नागरिकता का त्याग किया हो, त्याग किया हो। ठीक है, विदेशी नागरिक है लेकिन इसने अपने देश की नागरिकता का त्याग किया हो। तीसरी बात, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, और इस अनुसूची में प्रावधान किसका कर रखा है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान कर रखा है। और भाषा कितनी है? 22 भाषाएं हैं जी हमारे संविधान में। तो इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को वो बहुत अच्छे से जानता हो, किसी एक भाषा को जानता हो। ठीक है, यदि भारत का नागरिक बनना है किसी विदेशी को, तो हमारे संविधान की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को वो जानता हो। और ध्यान रहे, 22 भाषाओं में इंग्लिश भाषा शामिल नहीं है। यदि उस पर इंग्लिश आती है तो भारत का नागरिक नहीं बन सकता। ठीक है, यानी कि इंग्लिश के अलावा जो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, उनमें से कोई एक उस पर आती हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है भाई। चौथी बात क्या कही गई है इसमें? चौथी बात, वह किसी ऐसे देश का नागरिक हो, वह किसी ऐसे देश का नागरिक हो जहां भारतीयों को भी, जहां भारतीयों को भी, भारतीयों को भी देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, के आधार पर नागरिकता दी जाती हो, नागरिकता दी जाती हो। ठीक है, यानी कि और क्या रख दी कंडीशन, कि वो व्यक्ति जो विदेशी है ऐसे देश से आया हो जहां भारतीयों को भी देशीयकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। यदि हम भारतीय उसके देश में जाए तो उनको देशीयकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, वो व्यक्ति ऐसे देश से आया। ठीक है, पांचवी बात आप इसमें क्या नोट कर लेंगे, और पांचवी बात लिखेंगे कि वह संविधान का सम्मान करता हो, सच्ची श्रद्धा व निष्ठा से वह भारतीय संविधान का सम्मान करता हो। पांचवी बात आप इसमें ये नोट कर लेंगे। ठीक है, ये बात हुई, लेकिन इसमें भी कंडीशन रख दी, इसमें शर्तें क्या रख दी, इसके लिए भी शर्त रख दी, शर्तें। और शर्तों में क्या रख दिया, इसमें शर्तों में लिख दिया इसकी, कि जो ऐसे व्यक्ति होंगे उसको 1 साल तक, 1 साल तक भारत में रहना होगा, 1 साल तक भारत में रहना होगा। और उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से
भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लेंगे जो मैंने बात बोली। कुछ बात ऐसी होती है जो मैं लिख नहीं पाता, बोल देता हूँ, तो आप उनको भी नोट कर लिया करो खुद से। ठीक है, इसमें लिखना है आपको कि शर्त 1 साल तक उसने भारत में रहना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रजिस्ट्रार के पास जाकर वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें थी इसमें देशीकरण पे, इसको भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, अब नंबर 5 बात करते हैं भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र की। ठीक है भाई, किसकी, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ नंबर 5 को, भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र। तो जो भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं उनको भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, इस चीज को भी हम समझें। यानी कि जो क्षेत्र भारत अर्जित कर लेगा, जो क्षेत्र भारत अपने में मिला लेगा, वो व्यक्ति भारत के नागरिक अपने आप बन जाएंगे। नहीं समझे, दोबारा समझेंगे। मैंने कहा भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र या कोई क्षेत्र दूसरे देश का क्षेत्र है, दूसरे देश का राज्य और भारत में आकर मिल जाता है, तो जो वो राज्य भारत में आकर मिला है उन व्यक्तियों को अपने आप स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, उन्हें किसी से भी लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं इसमें आप लोगों को एग्जांपल दूं, जैसे हमने सिक्किम को प्रवेश के आधार पर भारत संघ में शामिल किया था। सिक्किम को प्रवेश के आधार पर ठीक है भाई, सिक्किम को प्रवेश के आधार पर जब भारत संघ में शामिल किया गया था 36वां संविधान संशोधन सन 1975 के तहत, तो जो उस समय सिक्किम के नागरिक थे, सिक्किम तो एक दूसरे देश का राज्य था, तिब्बत का राज्य था, और जैसे ही ये भारत में शामिल हुआ आकर, तो उसके राज्य के रहने वाले जितने भी नागरिक थे उनको स्वयं ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से। जैसे ही कोई भी राज्य भारत में आकर मिलता है उसको ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। उस राज्य के जितने भी निवासी है वो सब भारत के नागरिक माने जाएंगे, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये तो थी हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं, अर्जित कैसे कर सकते हैं भारत की नागरिकता, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं वंचित 3 आधार पर किया जाता है, और 3 आधार मैंने आप लोगों के सामने लिख के, शब्द त्याग, पर्यावसान और वंचित किया जाना। ठीक है, तो अब इनको जानेंगे ये क्या होते हैं। शब्द त्याग क्या होता है, तो शब्द त्याग वो होता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर दे। ठीक है, यानी कि अपने आप या खुद ही या स्वतः ही नागरिकता त्याग दे, नागरिकता त्याग दे। ठीक है, यानी कि अपने आप ही नागरिकता उसने त्याग दी हो, वो भारत का नागरिक न रहना चाहता हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात है पर्यावसान। पर्यावसान क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9 को हम पढ़ते हैं, और अनुच्छेद 9 में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है, विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो भारत की नागरिकता अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, आर्टिकल 9 में पढ़ा था, ये बात पर्यावसान में है कि यदि कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक ही उससे छीन ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी को क्या कहा गया, पर्यावसान। ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं वंचित किया जाना, तो वंचित कितने आधारों पर किया जा सकता है व्यक्ति को, ये देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्यों किया जा सकता है, देश विरोधी गतिविधि करने पर, देश विरोधी गतिविधि करने पर कोई भी व्यक्ति है और वो देश के विरोध में कोई भी गतिविधि करता पाया जाता है, तो उसको वंचित किया जा सकता है भारत की नागरिकता से।
एग्जाम्पल दूं यदि मैं आपको, कोई व्यक्ति है भारत का रहने वाला और वो किसी अन्य दूसरे देश की जासूसी करता है, ठीक है, भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लीक करता है यानी कि जासूसी करता है, तो उसको व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। एक बात। दूसरी बात, दूसरा आधार क्या बनाया जा सकता है इसका, युद्ध के समय, ठीक है, यदि आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लेंगे। युद्ध के समय, क्योंकि जगह कम है बोर्ड पर, युद्ध के समय दुश्मन देश का साथ देना, दुश्मन देश का साथ देने पर, यदि भारत में युद्ध होता है और कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है, चीन कर देता है, पाकिस्तान में कोई भी देश कर देता है, भारत पर आक्रमण युद्ध कर देता है और भारत का नागरिक दूसरे देश का साथ दे रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दो बात। तीसरी बात क्या है जी, तीसरी बात इसमें क्या कही गई है, संविधान के प्रति, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा न रखने पर, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा न रखने पर, यानी कि संविधान का अपमान करता हो, संविधान का सम्मान न करता हो व्यक्ति, तो उसको भी भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या था, क्या इसके तहत बात कही गई, बात क्या कही गई, ग्रहण कितने आधार पर होगी नागरिकता और वंचित कितने आधार पर की जा सकती है। ठीक है भाई, मैं एक बार इसको 2 मिनट में आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो आप लोग इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे। ठीक है, मैंने पढ़ाया आज आप लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ठीक है, क्या कहा गया इसमें, दो चीजें दी गई है कि नागरिकता को ग्रहण कैसे किया जा सकता है और नागरिकता से वंचित कैसे किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो ग्रहण कैसे किया जा सकता है नागरिकता को, नंबर 1 बताया मैंने आप लोगों को, जन्म से, नंबर 2 वंशक्रम से, नंबर 3 पंजीकरण से, नंबर 4 देशीकरण से और नंबर 5 भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्रों से। ठीक है, वंचित कितने आधार पर, 3 आधार पर किया जा सकता है, एक तो स्वतः नागरिकता त्याग देना, दूसरी बात पर्यावसान के द्वारा और तीसरी बात भारत सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। ठीक है भाई, तो इन सब के बारे में आज हमने अध्ययन कर लिया है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। और जो नागरिकता टॉपिक है भारतीय संविधान का, इसको सबसे टफ माना जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे, और मैं उम्मीद ही रखता हूँ आप लोगों से कि आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप इनको याद भी कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक एक साइड में हो जाता हूँ। तो यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। और यदि आपका किसी भी टॉपिक से लेकर कुछ भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ दीजिएगा। आपका जो टॉपिक से संबंधित किसी से भी कुछ भी प्रश्न चल रहे हैं आपके दिमाग में, जो भी आपका विवाद होगा उसको हल किया जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।